Class 10th History The Making of the Global World Part 4 Rebuilding a World Economy The Post-War Era फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के 20 इयर्स के बाद ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये एक्सेस पावर्स और एलाइज के बीच में लड़ा गया था। एक्सेस पावर्स में नाजी जर्मनी, जापान और इटली थे। एलाइज में फ्रांस, सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसके अलावा ब्रिटेन भी था। ये जो वॉर है ये एक साथ कई फ्रंट पे लड़ा गया, जैसे जमीन पे लड़ा गया, समुद्र में लड़ा गया और हवा में भी लड़ा गया, और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगभग 6 साल तक चला। इस वॉर में डेथ और डिस्ट्रक्शन पहले के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा था। लगभग 60 मिलियन लोग मारे गए, जो कि 1939 वर्ल्ड पॉपुलेशन का 3% था। इसके अलावा हजारों लाखों लोग इसमें घायल भी हुए। इसके पहले जो वॉर हुए थे उसमें मारे जाने वाले ज्यादातर लोग जो सोल्जर्स थे, लेकिन इस वॉर में जो डेथ हुआ, जो कैजुअलिटीज हुई, ये बैटल फील्ड के बाहर, लड़ाई के मैदान के बाहर हुआ। कहने का मतलब इसमें सिविलियंस बहुत ज्यादा मारे गए, तो सोल्जर से ज्यादा इसमें सिविलियंस मारे गए। यूरोप और एशिया के कई सारे हिस्से नष्ट हो गए, कई सारे शहर बर्बाद हो गए एरियल बम्बार्डमेंट के कारण या फिर कॉन्टिन्यूअस आर्टिलरी अटैक के कारण। वॉर के कारण इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा था। इसके अलावा सोशल डिस्ट्रप्शन भी था, सोसाइटी भी, सोशल स्ट्रक्चर भी डिस्ट्रॉय हो चुका था। वॉर के बाद रिकंस्ट्रक्शन काफी लंबा और मुश्किल लग रहा था, और इस रिकंस्ट्रक्शन में 2 क्रूशियल इन्फ्लुएंसेस थे जिन्होंने पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन को इन्फ्लुएंस किया। पहला, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक डोमिनेंट, एक पावरफुल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर के रूप में वेस्टर्न वर्ल्ड में इमर्ज होना था, और दूसरा सोवियत यूनियन का डोमिनेंस भी देखने को मिला। सोवियत यूनियन ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजी जर्मनी को हराने में काफी सेक्रीफाइसेस किए थे। इसके अलावा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में जब पूरी दुनिया ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन से जूझ रही थी, उस पीरियड में सोवियत यूनियन ने अपने जो वहां की बैकवर्ड एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, वो एक बैकवर्ड एग्रीकल्चरल कंट्री के रूप में जाना जाता था, तो उसने अपनी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म किया और एक दुनिया का एक ताकतवर देश जो है वो बन गया। पोस्ट वॉर सेटलमेंट एंड ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन, जो इकोनॉमिस्ट थे और पॉलिटिशियंस, उन्होंने इंटर वॉर इकोनॉमिक एक्सपीरियंसेस से 2 इंपॉर्टेंट जो लेसन्स थे वो लिए थे। पहला लेसन ये था कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो कि मास प्रोडक्शन पर बेस्ड होती है, वो मास कंजम्पशन के बिना ज्यादा समय तक चल नहीं सकती। मास कंजम्पशन को इंश्योर करने के लिए जरूरी है कि लोगों का इनकम हाई हो, लोगों के इनकम में स्टेबिलिटी भी हो। लोगों का इनकम तब तक स्टेबल नहीं होगा जब तक कि लोगों का एम्प्लॉयमेंट स्टेबल नहीं होगा, और इनकम अगर स्टेबल होना है तो उसके लिए लोगों को फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, लेकिन सिर्फ मार्केट से फुल एम्प्लॉयमेंट की गारंटी नहीं दे सकती। इसीलिए गवर्नमेंट को इंटरफियर करना होगा ताकि वो प्राइसेस के फ्लक्चुएशन को मिनिमाइज कर सके। इसके अलावा प्रोडक्शन के प्रोसेस को फास्ट कर सके और एम्प्लॉयमेंट को एश्योर कर सकें। जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसको गवर्नमेंट के इंटरफियरेंस के बाद ही इंश्योर किया जा सकता है। सेकेंड,
जो लेसन ये था कि कंट्री का आउटर वर्ल्ड से इकोनॉमिक लिंक बना रहना चाहिए और कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट का जो एम है वो तभी अचीव किया जा सकता है जबकि गवर्नमेंट के पास गुड्स कैपिटल और लेबर के मूवमेंट को कंट्रोल करने का फुल पावर होगा। तो इस तरह से पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम का मेन एम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रिजर्व करना था, इसके साथ ही फुल एम्प्लॉयमेंट भी अचीव करना था इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में। और इसके फ्रेमवर्क पर एग्री होने के लिए यूनाइटेड नेशंस की एक मीटिंग हुई जो कि मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इशू से रिलेटेड थी। ये जुलाई 1944 में ब्रिटेन वुड्स न्यू हेम्पशायर यूएसए में मीटिंग हुई जिसमें मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस में इन सारी बातों पर एग्रीमेंट हुआ। जो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस था उस कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड स्टैब्लिश किया गया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको स्टैब्लिश किया गया ताकि एक्सटर्नल सरप्लसेस एंड डेफिसिट्स को डील किया जा सके। जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में जो घाटा और मुनाफा हो रहा है उसको बैलेंस किया जा सके। इसके अलावा एक इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जिसको पॉपुलरली वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है इसको भी सेटअप किया गया ताकि पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन के फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक इनको ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन और ब्रिटेन वुड्स ट्विंस के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये जो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस था इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ही इन दोनों इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश किया गया था। और इस तरह से पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम को भी ब्रिटेन वुड्स सिस्टम के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ऑपरेशंस मतलब काम करना 1947 में शुरू कर दिया था। इन दोनों इंस्टीट्यूशन में जो डिसीजन मेकिंग था इट वाज कंट्रोल्ड बाय वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर। इस पर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो थी उनका कंट्रोल था और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसके पास सबसे ज्यादा पावर इन इंस्टीट्यूशंस में थे। अमेरिका के पास वीटो पावर भी था। कहने का मतलब इन दोनों इंस्टीट्यूशन की किसी भी प्रोसीडिंग्स को तब तक एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता था जब तक कि उसमें अमेरिका का एक्सेप्टेंस ना हो। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जो है ये नेशनल करेंसीज और मॉनेटरी सिस्टम को इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम से लिंक करने का काम भी करता है। ब्रिटेन वुड्स सिस्टम ये एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पर बेस्ड था। इस सिस्टम में नेशनल करेंसीज जैसे एग्जांपल के रूप में हम ले तो इंडियन रुपी इट वाज कनेक्टेड टू द डॉलर एट अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और जो डॉलर था वो भी गोल्ड से कनेक्टेड था एट अ फिक्स प्राइस ऑफ $34 per ounce of gold. Decolonization and independence। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उस समय दुनिया के ज्यादातर जो देश थे वो यूरोपियन कंट्रीज की कॉलोनी थे। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के 2 डिकेड्स के अंदर ही ज्यादातर जो यूरोपियन कॉलोनीज थी एशिया और अफ्रीका में वो फ्री और इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में इमर्ज हुई। बेशक ये जो कॉलोनीज थे वो इंडिपेंडेंट हो चुके थे लेकिन ये कॉलोनी काफी पुअर थे
गरीब हो चुके थे, यहाँ पे रिसोर्सेज की शॉर्टेज थी, इनकी इकोनॉमी, इनकी सोसाइटी पूरी तरह से हैंडीकैप हो चुकी थी बिकॉज ऑफ लॉन्ग पीरियड ऑफ कॉलोनियल रूट। क्योंकि ये जो यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स थे, उन्होंने इन कॉलोनीज को बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया था, यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया था, जिसके कारण कॉलोनीज की इकोनॉमिक सोशल कंडीशन एकदम से खराब हो चुकी थी। ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक, इनको बनाया गया था, इनको इस तरह से डिजाइन किया गया था ताकि वो इंडस्ट्रियल कंट्रीज के नीड्स को फुलफिल कर सकें। और ये जो इंस्टीट्यूशंस थे, ये कॉलोनी के चैलेंजेस को, वहां की पॉवर्टी, वहां के अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने में या उसको खत्म करने में, या वहां पर डेवलपमेंट का जो रेट था उसको फास्ट करने के कैपेबल नहीं थे। ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन जो थे, एक तरह से ये वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और जापान के लिए इन्होंने यहाँ इन कंट्रीज में व्यापार बढ़ाने का काम, यहाँ के लोगों के पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने के काम में काफी इंपॉर्टेंट वर्क किया। 1950 से 1970 के बीच में वर्ल्ड ट्रेड जो है ये काफी तेजी से 8% पर ईयर की तेजी से डेवलप हुआ। इस पीरियड में जो ग्लोबल इनकम है ये भी लगभग 5% पर ईयर के रेट से डेवलप होता गया। इस पीरियड में लगभग जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज थे, यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो भी 5% से कम ही रहा। कहने का मतलब ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस के कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो पोस्ट वॉर इकोनॉमिक रिकवरी थी इंडस्ट्रियल कंट्रीज में, वो काफी अच्छी थी, फास्ट थी। लेकिन जो डेवलपिंग नेशंस थे, जो फॉर्मर कॉलोनीज थी, वहां की कंडीशन में कोई भी ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिला। इसके बाद ज्यादातर जो डेवलपिंग कंट्रीज थे, उन्हें वेस्टर्न इकोनॉमीज के फास्ट ग्रोथ से कोई भी फायदा नहीं हुआ 1950s 1960s के बीच में, और इसीलिए उन्होंने अपने आप को एक ग्रुप के रूप में ऑर्गेनाइज किया, जिसको ग्रुप ऑफ 77 G77 के नाम से जाना जाता है। और ये जो ग्रुप ऑफ 77 G77 था, इसने एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का डिमांड भी किया। तो जैसे हम लोगों ने देखा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, इसको क्रिएट किया गया था इंडस्ट्रियल कंट्रीज की जरूरतों को पूरा करने के लिए, और ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए यूजफुल नहीं थे, या उनकी जो रिक्वायरमेंट थी या उनके चैलेंजेस को पूरा नहीं कर पा रहे थे। ये जो अनडेवलप्ड कंट्रीज थे या फॉर्मर कॉलोनीज थी, ये ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज के अंडर में थी। आजादी के बाद भी ये आयरनी थी कि ये जो न्यूली डेवलप्ड एशियन, अफ्रीकन या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, ये अपने देश के लोगों की गरीबी को, उनके पिछड़ेपन को बाहर नहीं कर सके। इसके लिए उन्हें ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की मदद लेनी पड़ी जो कि फॉर्मर इंपीरियल पावर्स के अंडर में ही थे। तो इस तरह से इंडिपेंडेंस के कई साल बीत जाने के बाद भी बहुत सारे जो न्यूली डेवलप्ड कंट्रीज, वहां की इकोनॉमी बहुत ही पिछड़ी हुई थी, वहां पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट था, पॉवर्टी भी था।
ऐसे जो कॉलोनीज थी, उन कॉलोनीज में अभी भी वहां के रिसोर्सेस पर फॉर्मर कॉलोनियल पावर्स का ही कंट्रोल था। जैसे जो कंट्रीज ब्रिटेन और फ्रांस की कॉलोनीज थी, अभी भी वहां पर ब्रिटेन और फ्रांस का ही पॉलिटिकल, एक तरह से वहां के रिसोर्सेस पर, वहां के मिनरल्स पर और कई बार उनकी टेरिटरीज पर अभी भी ब्रिटिश और कॉलोनियल जो कंपनीज थी उनका कंट्रोल था, और वो इस कंट्रोल को छोड़ने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे, उन्होंने अपने डेवलपमेंट के लिए G77 नाम का एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना लिया था। G77 से ये जो G77 था, इन्होंने डिमांड किया न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के लिए। और न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर से उनका मतलब ऐसे सिस्टम से था जहां पर उन्हें अपने रिसोर्सेस पर सही मायने में कंट्रोल मिल सके, जिससे वो अपने डेवलपमेंट के लिए काम कर सके, उन्हें अपने डेवलपमेंट के लिए ज्यादा हेल्प मिल सके, अपने रॉ मटेरियल के सही प्राइसेस मिल सके और अपने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को वो डेवलप्ड कंट्रीज में जो है आसानी से अच्छे रेट्स पर बेच सकें। एंड ऑफ ब्रिटेन वुड्स एंड द बिगनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बेशक स्टेबल और रैपिड ग्रोथ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में था, लेकिन इसके बावजूद भी पोस्ट वॉर वर्ल्ड में सब कुछ सही नहीं था। 1960s के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का दूसरी कंट्रीज में, स्पेशली ओवरसीज कंट्रीज में, इसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा था। इन्वॉल्वमेंट के कारण खर्चे बढ़ रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और इसका जो फाइनेंशियल एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ था वो वीक हो रहा था। अमेरिका की ताकत कमजोर होती जा रही थी, जिसके कारण अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो डॉलर था वो उतना विश्वसनीय नहीं रह गया था कि वो दुनिया का मेन प्रिंसिपल करेंसी बना रह सके। कहने का मतलब डॉलर की वैल्यू कम हो रही थी, ना ही डॉलर गोल्ड के साथ अपने रिलेशन को मेंटेन कर पाया था, जिसके कारण अब धीरे धीरे जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट था वो कोलैप्स हो रहा था, और उसके बदले में फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो है वो प्रैक्टिस में आ रहा था। The international financial system changed from mid 1970s. मिड 1970s के बाद से इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम कई तरह से चेंज होने लगा। पहले डेवलपिंग कंट्रीज जो थे वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनसे लोन लेते थे, इनसे डेवलपमेंटल असिस्टेंस लेते थे। लेकिन अब डेवलपिंग कंट्रीज मजबूर हुए वेस्टर्न कॉमर्शियल बैंक से लोन लेने के लिए या फिर प्राइवेट लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से लोन लेने के लिए, जिसके कारण ये जो डेवलपिंग कंट्री थे ये जो है लोन में फंसते चले गए और डेवलपिंग कंट्रीज में क्राइसिस शुरू हो गया। उन देशों में लोगों के इनकम रिड्यूस हुए, पॉवर्टी बढ़ी, स्पेशली अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में। जो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड था, वेस्टर्न यूरोपियन पावर्स जो थे, दे वर आल्सो हिट बाय अनएम्प्लॉयमेंट। वहां पर भी बेरोजगारी बढ़ी, और ये बेरोजगारी मिड 1970s से बढ़ी, जो कि अर्ली 1990s तक कंटिन्यू रही। लेट 1970s के बाद से जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी, उन्होंने अपने प्रोडक्शन ऑपरेशंस को शिफ्ट करना शुरू किया
मल्टीनेशनल कंपनीज ने अब जो लो वेज एशियन कंट्रीज थी वहां पर अपने प्रोडक्शन यूनिट्स को स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। चाइना जो कि 1949 के रिवॉल्यूशन के बाद से ही वर्ल्ड इकोनॉमी से एकदम से कट ऑफ में था, अब चाइना में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई जिसके कारण चाइना ने अपने मार्केट्स को पूरी दुनिया के लिए ओपन किया। इसके अलावा सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद और ईस्टर्न यूरोप में भी बहुत सारे जो सोवियत स्टाइल कम्युनिस्ट स्टेट थे उनके कोलैप्स के बाद अब फिर पूरी दुनिया जो है वो आपस में जुड़ने लगी, कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक लिंक अब ज्यादा स्ट्रांग होने लगी। वो कंट्रीज जैसे चाइना जहां पर वेजेस कम थे, अब ऐसे देश मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन गए जहां पर मल्टीनेशनल कंपनीज इन्वेस्ट करने लगी, अपने प्रोडक्शन यूनिट्स स्टैब्लिश करने लगी और वहां से प्रोडक्शन का काम बढ़ गया। ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज ने अपनी इंडस्ट्रीज को रीलोकेट किया लो वेज कंट्रीज की तरफ, जिसके कारण वर्ल्ड ट्रेड एंड कैपिटल फ्लो जो है काफी फास्ट हुआ। आप लोग देखते होंगे कि मार्केट में अगर हम बात करें तो ज्यादातर टेलीविजन, मोबाइल फोन्स, जो टॉयज हैं ये चाइना के ही होते हैं या चाइनीज ही लगते हैं। तो इसका रीजन यही है कि चाइना में वेजेस काफी लो थे जिसके कारण मल्टीनेशनल जो कंपनीज थे उन्होंने अपने प्रोडक्शन यूनिट्स को चाइना से ऑपरेट करना शुरू किया। लास्ट 20 ईयर्स से इंडिया, चाइना, ब्राजील इन कंट्रीज की इकोनॉमी में काफी चेंजेस आए हैं और इन चेंजेस के कारण पूरी दुनिया का जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है, बदल चुका है। ग्लोबलाइजेशन और ज्यादा स्ट्रांग हुआ है।